तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर पत्र लिखा, लेकिन इस बार मुद्दा सिर्फ राजनीति का नहीं है। मुद्दा है डीलिमिटेशन और उससे जुड़ा साउथ इंडिया का इकोनॉमिक पावर। विजय ने पीएम मोदी से मांग की कि लोकसभा की कुल सीटों की संख्या को स्थायी तौर पर यानी परमानेंटली 543 रखा जाए, 543, और राज्यों को मिली मौजूदा लोकसभा सीटों में बदलाव न किया जाए। 12 अगस्त को तमिलनाडु विधानसभा ने भी इसी मांग को लेकर प्रस्ताव पास किया था। अब विजय ने इस प्रस्ताव की कॉपी प्रधानमंत्री को भेजते हुए जरूरी संवैधानिक संशोधन करने की मांग की है। डीलिमिटेशन सिर्फ पार्लियामेंट की सीटों का मामला नहीं है, यह आने वाले समय में सेंटर और स्टेट्स के बीच इकोनॉमिक बार्गेनिंग पावर को भी प्रभावित कर सकता है। साउथ इंडिया लंबे समय से यही आर्ग्यूमेंट दे रहा है कि जिन राज्यों ने पॉपुलेशन ग्रोथ को नियंत्रित किया, बेहतर हेल्थ और एजुकेशन इंडिकेटर्स हासिल किए और मजबूत इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाई, अगर आने वाले समय में सिर्फ पॉपुलेशन के आधार पर लोकसभा सीटों का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उन्हें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के मामले में नुकसान हो सकता है। यानी सवाल है कि क्या पॉपुलेशन कम करने की इकोनॉमिक और सोशल सक्सेस की कीमत पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कम होने के रूप में चुकानी पड़ेगी। अब यहाँ एक बेहद इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट सामने आता है। 2026-27 के लिए 16th फाइनेंस कमीशन ने राज्यों के बीच सेंट्रल टैक्सेस बांटने के फॉर्मूले में पहली बार जीडीपी कंट्रीब्यूशन को 10% वेट दिया है। इस बदलाव का फायदा सदर्न स्टेट्स को मिला है, यानी साउथ में जितने भी राज्य हैं उनको इस बदलाव का फायदा मिला। कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु, इन 5 राज्यों को 2026-27 में पिछले फाइनेंस कमीशन के मुकाबले कुल करीब 18,330 करोड़ रुपए ज्यादा टैक्स डिवॉल्यूशन मिलने का अनुमान है। यानी एक तरफ फिस्कल पॉलिसी में इकोनॉमिक परफॉर्मेंस और जीडीपी कंट्रीब्यूशन को ज्यादा महत्व मिल रहा है और दूसरी तरफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में पॉपुलेशन एक बड़ा आधार बना हुआ है। यहीं से साउथ इंडिया वर्सेस डीलिमिटेशन की पूरी इकोनॉमिक डिबेट शुरू होती है। अब समझिए, एक एनालिसिस के मुताबिक तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना मिलकर सेंटर के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में करीब 20% का योगदान करते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश का कंबाइंड कंट्रीब्यूशन करीब 6% बताया गया है। ध्यान दीजिएगा, हम ये नहीं कह रहे कि ज्यादा टैक्स देने वाले राज्यों को ऑटोमेटिकली ज्यादा लोकसभा सीट मिलनी चाहिए, क्योंकि देखिए भारत में रिप्रेजेंटेशन का आधार सिर्फ टैक्स कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन साउथ इंडिया का आर्ग्यूमेंट ये है कि इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन कंट्रोल और डेवलपमेंट परफॉर्मेंस को पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि विजय के पत्र को सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट मानना अधूरा होगा, क्योंकि अगर आने वाले समय में डीलिमिटेशन के बाद पार्लियामेंट में राज्यों की सीटों का बैलेंस बदलता है तो उसका असर सिर्फ एमपीज यानी सांसदों के नंबर्स पर नहीं होगा, सांसदों की संख्या पर नहीं होगा, इसका असर सेंटर स्टेट नेगोशिएशंस पर भी पड़ सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज पर, सेंट्रल स्कीम्स की बार्गेनिंग पर और लंबे समय में राज्यों की पॉलिसी मेकिंग इन्फ्लुएंस पर भी। हालांकि यहाँ एक जरूरी बात समझना भी बेहद इंपॉर्टेंट है। अभी ये तय नहीं है कि किस राज्य की कितनी सीटें बढ़ेंगी या घटेंगी। सेंटर की तरफ से पहले यह आर्गुमेंट दिया जा चुका है कि साउथ स्टेट्स को नुकसान पहुंचाने के बजाय लोकसभा का ओवरऑल साइज बढ़ाकर रिप्रेजेंटेशन का बैलेंस बनाए रखा जा सकता है। यानी डिबेट सिर्फ ये नहीं कि 543 सीटें रहेंगी या बढ़ेंगी। असली सवाल है कि अगर सीटें बढ़ती हैं तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, और अगर पॉपुलेशन को ज्यादा वेट मिलता है तो क्या तेजी से बढ़ती आबादी वाले राज्यों की पॉलिटिकल पावर डिस्प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाएगी, यानी बिना किसी बैलेंस के। यही वजह है कि विजय की 543 सीटें फ्रीज करने की मांग अब एक बड़े फेडरल और इकोनॉमिक डिबेट का हिस्सा बन गई है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण एंगल है, विमेन रिजर्वेशन। तमिलनाडु विधानसभा के प्रस्ताव में मौजूदा लोकसभा स्ट्रेंथ के अंदर ही महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देने की मांग भी की गई है। यानी विजय का प्रस्ताव सिर्फ डीलिमिटेशन रोकने की मांग नहीं कर रहा, बल्कि रिप्रेजेंटेशन का नया बैलेंस भी सुझा रहा है। तो अब आगे क्या करना है? देखिए, एक तरफ सेंटर के सामने पॉपुलेशन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन और डेमोग्राफिक फेयरनेस का सवाल है, दूसरी तरफ साउथ इंडिया के सामने इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के बीच बैलेंस का सवाल है।
और इन्वेस्टर्स के लिए इसका क्या मतलब है? इमीडिएट स्टॉक मार्केट इंपैक्ट शायद नहीं दिखेगा, लेकिन अगर डीलिमिटेशन के साथ सेंटर स्टेट पावर इक्वेशन बदलती है तो इसका लॉन्ग टर्म असर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, इंडस्ट्रियल इंसेंटिव्स, पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स और राज्यों की इकोनॉमिक बार्गेनिंग पावर पर जरूर पड़ सकता है। इसलिए विजय का पीएम मोदी को लिखा ये पत्र सिर्फ 543 लोकसभा सीट्स की कहानी नहीं है, ये असल में एक बड़े सवाल की शुरुआत है। क्या भारत में पॉलिटिकल पावर का अगला फॉर्मूला सिर्फ पॉपुलेशन होगा या इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन और डेवलपमेंट परफॉर्मेंस को भी उतनी ही अहमियत मिलेगी? और यही सवाल आने वाले समय में पॉलिटिक्स से लेकर बिजनेस और इकोनॉमी तक सबसे बड़ी बहस, सबसे बड़ी डिबेट्स में से एक बन सकता है।